मैं डॉक्टर आर के अग्रवाल ABC ऑफ होम्योपैथिक चैनल से आपके सामने एक नए विषय को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस अधिकांश कई प्रकार का होता है। ये पैनक्रियाज जो है हमारे एब्डोमेन के अंदर लेफ्ट साइड में उपस्थित होता है, जिसकी लंबाई 6 इंच से लेकर और 8 इंच तक होती है। ये हड्डी के ऊपर अंदर की तरफ पेट के अंदर जो है उपस्थित होता है और इसकी जो टेल है वो पीछे की ओर जाती है। जब इसके अंदर सूजन आ जाती है तो इसमें भयंकर दर्द होता है। इसका दर्द इतना भयानक होता है कि आदमी मछली की तरह दौड़ता है। मेरे ख्याल से शरीर के सभी दर्दों में इससे भयंकर दर्द किसी बीमारी के अंदर नहीं होता है। ये पैनक्रियाटाइटिस जो है अधिकांश उन लोगों को होता है जो शराब पीते हैं। शराब जो अधिक मात्रा में शराब पीते हैं, यदि कोई आदमी 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में शराब पीता है, लेकिन उस दिन वो अधिक मात्रा में शराब पीता है, तो उससे भी पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा शराब पीने से जो पैनक्रियाज का डक्ट है, जो कि माइक्रो डक्ट है, उसमें सूजन आ जाती है और जो अंदर बीटा सेल और अल्फा सेल्स हैं, जो कि पैनक्रियाटिक जूस और इंसुलिन बनाते हैं, वो पैनक्रियाज से बाहर नहीं निकल पाता और वो अंदर ही पैनक्रियाज को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि पैनक्रियाज के अंदर सूजन हो जाती है और वो उसमें दर्द हो जाता है। इसकी टेस्टिंग के लिए कि पैनक्रियाटाइटिस है या नहीं है, सिर्फ एक बेसिक टेस्ट है जिसको सीरम एमाइलेज बोलते हैं। अगर हम ब्लड जो है दे के ये टेस्ट कराते हैं सीरम एमाइलेज और वो बढ़ावा आता है, तो ये पहला टेस्ट है कि हम रोगी को जो है वो पैनक्रियाटाइटिस है। अब वो उसके लिए रीज़न फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पैनक्रियाज के कई रीज़न हैं। एक जेनेटिक भी है जो विरासत में मिलता है। मेरे जो सोचने का विषय है वो ये है कि जेनेटिक कैसे है। जेनेटिक ये है कि हमारे पिता या पिताजी के पिता जो बाबा जी हैं, वो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, वो नशे की चीज़ें खाते हैं, नशे करते हैं। उनको पैनक्रियाटाइटिस नहीं हुआ, ये अलग बात है, लेकिन उनकी वजह से जो हमारे मोटिलिटी और नॉन मोटिलिटी स्पर्म्स हैं, उसके अंदर वो चीज़ चली आती है और जो तीसरी पीढ़ी में आके जो है वो बाय बर्थ हमें विरासत में मिल जाती है, जिससे कि पैनक्रियाटाइटिस जेनेटिक हमें मिल जाता है। तो जेनेटिक पैनक्रियाटाइटिस भी एक तरह से ज़्यादा शराब पीने वालों को ही होता है। मेरे देखने में ये आया है कि इसके अंदर ज़्यादा वसा खाने वालों को भी पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है। जो ज़्यादा घी वाली चीज़ें खाते हैं, तले वाली चीज़ें खाते हैं, जो मोमोज वगैरह खाते हैं, जो ये फास्ट फूड खाते हैं, जो मैदे वाली चीज़ें खाते हैं, रिफाइंड खाते हैं, उनको भी पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। तीसरा जो है पैनक्रियाटाइटिस जो है गॉल ब्लैडर में अगर पथरी है, गॉल ब्लैडर की पथरी वहाँ से छोटे छोटे पीस मूव करते हैं, क्योंकि पैनक्रियाटिक डक्ट के सामने से ही जो है गॉल ब्लैडर का जो है डक्ट निकलता है, तो वहाँ उसको जो है सूजन आ जाती है उस पथरी की वजह से। उसे रेफर्ड पेन कहते हैं। रेफर्ड टू जो है गॉल ब्लैडर पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। तो उससे भी ये पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। चौथी बात यह है कि पैनक्रियाज के मुंह पे जो है कैल्सिफिकेशन हो जाता है। पैनक्रियाटिक डक्ट के ऊपर कैल्सिफिकेशन हो जाता है, जिससे कि पैनक्रियाटिक जूस और इंसुलिन बाहर नहीं निकलता, वो अंदर स्वेलिंग पैदा कर देता है, तो उससे भी पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है। पांचवा ये है कि पैनक्रियाज के अंदर भी पथरी बन जाती है, अंदर फ्लूइड के साथ वो घूमती रहती है। जब वो थोड़ा सा इधर उधर घूमती है, टकराती है, तो उससे पेन होता है, भयंकर दर्द होता है। तो ये रीज़न फाइंड आउट कराने के लिए एक कलर्ड अल्ट्रासाउंड, अगर एक्सपर्ट है अल्ट्रासाउंड करने वाला, तो वो ये देख के बता सकता है कि पैनक्रियाटिक डक्ट के ऊपर जो है कैल्सिफिकेशन तो नहीं है, उसका जो मुंह है वो बंद तो नहीं है, अंदर कोई पथरी तो नहीं है। अधिकांश आज जो केसेस आ रहे हैं वो पैनक्रियाटिक स्टोन के आ रहे हैं। पैनक्रियाज के अंदर 4 mm, 3 mm, 2 mm की पथरी बन जाती हैं, और जिससे कि जो है पैनक्रियाटाइटिस होता है।
अधिकांश जो है उन्हीं लोगों को होता है जो ज़्यादा शराब पीते हैं, ज़्यादा जो है तली वली चीज़ें खाते हैं, दिनचर्या का ध्यान नहीं रखते हैं, उनको ये पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है। रीज़न और भी बहुत सारे हो सकते हैं। उन सब रीज़न के साथ साथ जो होम्योपैथिक में जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत सुंदर ट्रीटमेंट है। डॉक्टर कैंट जो हैं वो लिखते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज, 552 पेज पे है। कैंट रिपेट्री के अंदर डॉक्टर कैंट ने 4 औषधियाँ दी हैं, 4 दवाइयों का उन्होंने वर्णन किया है। एक दवाई है कोनियम, दूसरी है आयोडीन, तीसरी है आयरस वी और चौथी दवाई है स्पोंजिया टोस्टा। ये 4 दवाइयों के बारे में उन्होंने लिखा है कि लक्षणों के आधार पर, रोगी के लक्षणों के आधार पर इनमें से एक दवाई चुन के अगर हम देते हैं तो हमारा पैनक्रियाटाइटिस ठीक हो सकता है। लेकिन जो जेनेटिक है या फिर सिप्लिटिक और साइकोटिक मियाज्म के पेशेंट हैं, उसमें हमें 900 ड्रग देनी पड़ेगी। 900 ड्रग क्या है? ये 900 ड्रग है पैनक्रियोटिनम। ये पैनक्रियोटिनम जो है रोगी का इलाज करने से पहले 1 पोटेंसी में, 1 पोटेंसी में, क्योंकि जो 900 ड्रग हैं ये लो पोटेंसी में नहीं दी जाती। डॉक्टर कैंट कहते हैं कि जितनी भी ये 900 ड्रग्स हैं ये 1 पोटेंसी से नीचे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। 1 पोटेंसी में एक डोज देके 10 मिनट बाद दूसरी डोज दें और उसके बाद जो है 15 दिन में 20 दिन में इसको रिपीट करें। और इन 4 दवाइयों में से लक्षणों के आधार पर पैनक्रियाज का हम इलाज करें तो मैं समझता हूँ कि पैनक्रियाज से छुटकारा मिल सकता है। वैसे तो पैनक्रियाज के बारे में आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बहुत आ गई हैं, जो कि इंडोस्कोपी के द्वारा EMRCP से MRCP से भी ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन उसमें डक्ट को ऑपरेट करके स्टेंटिंग जो करते हैं, स्टेंटिंग करने से क्या होता है कि वो रोगी जो है परमानेंट जो है वो डायबिटिक पेशेंट बन जाता है और वो इंसुलिन पे चला जाता है। जब तक उसका जीवन है वो स्टेंटिंग कराता रहेगा साल में 6 महीने में, और उसको इंसुलिन पे ही रहना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि पहले होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करने की कोशिश करे। अगर नहीं ठीक होता तब जाके वो दूसरी पैथी के बारे में सोचे। और मैं समझता हूँ कि ये 4 दवाइयाँ लक्षणों के अनुसार अगर हम दें तो ठीक हो सकता है। अब जैसे कोनियम जो दवाई है, इसमें क्या करता है, जब पेशेंट को दर्द होता है तो सिर घुमाने से दर्द में बढ़ोतरी होती है, दर्द बढ़ता है। करवट लेने से दर्द बढ़ता है। जब पेशाब करने जाता है तो पेशाब जब तक करता है तो दर्द में आराम मिलता है, लेकिन पेशाब करके जैसे आता है दर्द फिर बढ़ जाता है। तो ये लक्षण होने पे हमें कोनियम देना चाहिए। अच्छा, दूसरा है आयोडीन। आयोडीन में क्या है कि पेशेंट पतला दुबला बिल्कुल सूखा सा होता है, पतला दुबला, 24 घंटे खाने के अलावा और कुछ नहीं करता वो, उसकी भूख जो है वो तृप्त नहीं होती, जितना मर्जी खा ले वो, लेकिन रहता है बिल्कुल पतला दुबला ही। सिर्फ उसकी जो है छाती को छोड़ के, है ना, छाती को छोड़ के कहीं भी मांस नहीं होता, कहीं मांस नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में यदि पैनक्रियाज के अंदर सूजन आ जाती है या पैनक्रियाटाइटिस उसको हो जाता है तो हम ऐसे पेशेंट को आयोडीन दे सकते हैं। अब तीसरी दवाई है आयरस वी। आयरस वी का एक बहुत खास सिम्टम्स ये है कि उसको उल्टियाँ होती हैं, वोमिटिंग होती हैं, और जो उसको उल्टी होती है, जो उसको उल्टी के साथ जो कफ निकलता है वो गोंद की तरह होता है। मतलब उसके जो तार हैं वो नीचे तक लंबे तार निकलते हैं। यदि उसको उल्टी हो रही है, लंबे तार निकल रहे हैं उसको, और उसमें हम आयरस भी दे सकते हैं और निश्चित रूप से लाभ भी होगा। उसके चौथी दवाई है हमारी स्पोंजिया टोस्टा। स्पोंजिया टोस्टा में क्या है कि ये जो है हुपिंग कोज की तरह खांसी के साथ दर्द बढ़ता है, जैसे खांसता है पेशेंट दर्द बढ़ता है उसको,
और खांसी आती है, हुप उसकी आवाज़ एक अलग होती है, जैसे लकड़ी चीरने की आवाज़ होती है इसी प्रकार की खांसी उसमें होती है। और जैसे वो खांसता है तो पैंक्रियाज की सूजन के अंदर बढ़ोतरी होती है और वो चिल्लाता है, इधर से खांसता है, उधर से दर्द होता है बहुत तेजी के साथ। तो ऐसी स्थिति में हम उसको दे सकते हैं आयरस वी। तो आयरस वी देने से दूसरा क्या है कि जब ये पैंक्रियाटाइटिस होता है उस वक्त हम मुंह से कुछ ना खाएं। अगर हम मुंह से कुछ खाते हैं तो दर्द इतना भयानक हो सकता है कि उसमें मृत्यु भी हो सकती है। तो बाई माउथ कुछ ना दें, क्योंकि पैनक्रियाज जो है शरीर का राष्ट्रपति है। पैनक्रियाज राष्ट्रपति है, बिना पैनक्रियाज के एक बूंद पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता। और यदि पैनक्रियाज में सूजन है तो यदि आप कुछ खा रहे हैं तो आपका दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। उस स्थिति में आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना ही पड़ेगा, आपको ड्रिप पे रहना पड़ेगा। 3-4 दिन ड्रिप पे रहने के बाद और जो दवाइयाँ वो देते हैं उसके बाद जब स्वेलिंग कम हो जाए तब आप ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। लेकिन फर्स्ट स्टेज पे आपको हॉस्पिटलाइजेशन कराना ही पड़ेगा और ड्रिप पे ही रहना पड़ेगा 3-4 दिन तक। बाई माउथ आप कुछ नहीं खा सकते, आप पानी भी नहीं पी सकते। जब स्वेलिंग उतर जाएगी तभी आप कुछ ले सकते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इस पैनक्रियाटाइटिस को जो है ठीक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।